जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं खेलदास कोस्तानी साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब और बैरिस्टर आमिर हसन साहब। बैरिस्टर आमिर साहब, क्विकली मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, देन आई वुड मूव टू जमशेद इकबाल चीमा साहब कि ये सिर्फ वन ऑफ इंसिडेंट्स हैं आपके पंजाब में, खासतौर पे आपका वोट ले लेना, बहुत ज्यादा वोट ले लेना, या फिर आप लोग बल्दियाती इलेक्शन में भी कोई इस किस्म की कारकर्दगी दिखा सकते हैं जो कि आगे ट्रांसलेट हो सकता है फिर जनरल इलेक्शंस में? देखिए, अगर ये वन ऑफ होता तो फिर ये 249 के बाद लाहौर में इसकी रेपिटेशन ना होती। देखिए, असल में जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ जो बार बार इन चीजों को नहीं समझा जा रहा, आपने मुझे कहा, देखिए लोगों के बुनियादी मसाइल, उनका 2 वक्त की रोटी होता है, उनका रोजगार होता है। पहले जब हमारी 2013 में जो जिसे आपने कहा कि हम वाइप आउट हुए, उस वक्त इशू ये था कि अभी लोग समझते थे कि ये ऑप्शंस बेहतर हैं। फिर उन्होंने 5 साल मियाँ साहब का दौर देखा और मियाँ साहब के दौर में पता चला कि ये सरमायादारों का दौर होता है। और अब ये जो साहब 22 साल भाषण सुनाते थे और जमीन आसमान के कलाबे मिलाते थे, उनका 3.5 साल का दौर देख के लोगों ने बदतरीन गुर्बत, बदतरीन महंगाई, बदतरीन बेरोजगारी, बदतरीन करप्शन देखी है। अब किसी बंदे को नौकरी नहीं मिली, किसी बंदे को, आज लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल है, अद्वियात लेना मुश्किल है। अब 3 हुकूमतों को लोगों ने कंपैरिजन किया है। उस कंपैरिजन में लोगों को समझ आती है कि पीपल्स पार्टी रोजगार भी देती है, तनख्वाहों में 150% इजाफा भी करती है, पेंशन में 175% इजाफा भी करती है, किसान को मजबूत करती है, मजदूर की कम से कम उजरत बढ़ाती है। तो वो गरीब की पार्टी है, अक्सरियत की पार्टी है। तो अब क्यों ना लोग वापस आए? लोगों को जो धोखा देना था वो धोखा खत्म हुआ। अब लाडलों का दौर खत्म हुआ। अब अवाम के लाडले राज करेंगे, वो कायदे अवाम हो या जमहूरियत के हो। और अभी मुझे खेलदास साहब ने कहा था कि अपनी बरसियों पे धमाल डालते हैं। अरे भाई, धमाल बरसियों पे ही डाले जाते हैं, लेकिन जरूरी हो कि वो किसी शहीद की बरसी हो। भगोड़ों की बरसियों पे ना धमाल डाले जाते हैं और ना दुआएं मगफिरत होती है, जो अपने मुल्क में दफन होना पसंद नहीं करते। चलें लोग भूल जाया करते। चलें, अब चूंकि पीपल्स पार्टी इस वक्त बड़ी एनर्जेटिक है, बड़ी एग्रेसिव हुई है, अभी ताजा उन्होंने बहुत ज्यादा वोट हासिल की है, तो ठीक है बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आप जितनी तीरंदाजी कर लें खेलदास साहब पे उसका जवाब देंगे। बट जमशेद इकबाल चीमा साहब, एक चीज तो बार बार मुस्लिम लीग नून की जीत से वाज़ेह हो रही है कि बावजूद इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया है कि जो नून लीग की सियासत खत्म हो गई है, नवाज शरीफ बाहर हैं तो सियासत यहाँ पे खत्म हो गई है, उनके बयानिए के साथ कोई नहीं है, बावजूद इसके कि टर्न आउट कम रहा जिसकी वजह से वोट भी कम मिले हैं, बट मुस्लिम लीग नून अपना ग्राउंड जो है सस्टेन करके बैठी है अभी भी पंजाब में। जमशेद चीमा साहब, तो ये लोकल गवर्नमेंट के लिए तो एक खतरा हो सकता है ना पीटीआई के लिए? नहीं, हमने कभी भी नहीं कहा कि नून लीग की सियासत खत्म हो गई है, बिल्कुल ऐसा नहीं कहा, कभी भी किसी ने भी नहीं कहा। नून लीग सर, आपके सारे विफाक में बैठे हुए सब लोग, वजीर आजम साहब खुद कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की सियासत अब खत्म हो गई, ये वापस नहीं आएंगे। नहीं, मैं वो जो चले गए हैं उनकी तो खत्म हो गई है, ये ठीक है। मैं मुस्लिम लीग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि जो चले गए हैं उनकी खत्म हो गई है। इस बात में किसी को शक नहीं होना चाहिए। मरियम बीबी की या नवाज शरीफ की सियासत तो नहीं है, बाकी मुस्लिम लीग की सियासत। लेकिन फिर वोट किस पे पड़े हैं? फिर NA 133 कैसे जीता है नून लीग ने? किसके नाम पे जीता है? अच्छा, इसमें मैं देखें, पहली बात तो ये है कि जो वोट आप कह लें कि खुशी, इसमें जो हुआ है कि यहाँ 3 पार्टियां थीं, हम अनफॉर्चुनेटली उसमें टेक्निकली आउट हो गए। तो इस वक्त यहाँ पे यू कैन से कि किसी के लिए भी कोई खुशी की बात नहीं है। मुस्लिम लीग नून का वोट है आधा हो गया, आधा वोट हुआ, और यू कैन से कि पीपल्स पार्टी ने एक बदसूरती क्रिएट कर दी कि यहाँ को 50-60 करोड़ रुपया खर्च करके वोट खरीदे। अच्छा। और फिर अगली बात कि मुस्लिम लीग नून जो बात कर रही थी, मुस्लिम लीग नून बात कर रही थी कि हमने यहाँ खिदमत की है, हमारा हल्का है। मुस्लिम लीग नून ने भी उस वोटों की खरीदो फरोख्त को रिएक्ट किया जो नहीं करना चाहिए था। कि देखें, 99,000 वोट और 5,000 वोट, 5500 वोट, 5500 वोट और 90,000 वोट का मुकाबला नहीं होता। लिहाजा उन्हें जो वो भी वोटों की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस हुए हैं, मैं समझता नहीं होना चाहिए था, वो एक बड़ा गलत हुआ। दूसरी बात आपने पूछा कि ये वन टाइम की ये एक ट्रांजैक्शन है या ये चलेगी। ये वन टाइम की ट्रांजैक्शन है। मैं लंबी बात नहीं कर रहा कि 2023 के इलेक्शन में क्या होगा, मैं बात कर रहा हूँ जनरल। आपने बार बार बल्दियाती इलेक्शन की बात की है। बल्दियाती इलेक्शन में मुकाबला 1 to 1 नहीं होगा, पीटीआई का और नून लीग का होगा मुकाबला। इसमें पीपल्स पार्टी के पास NA 133 में भी कैंडिडेट नहीं होंगे। और आज
एक कल का दिन गुजर गया, 32,000 वोट लिए। आज अगर देखेंगे, ये सुबह आ जाए आप गिल साहब का घर देख लें, आज वीरान होगा। कोई 2-4 करोड़ रुपया बच गया होगा उनको, जो जरदारी साहब ने भेजा था वो बचत हो गई उनकी, चलो अच्छा हो गया, चंद दिन हरे हो जाएंगे। बाकी इसमें कुछ भी नहीं था। ये एक बदसूरती थी, ये जमहूरियत के नाम पे थी कि यहाँ पे सियासत से पैसा, पैसे से सियासत और सियासत से पैसा, या ताकत से सियासत और फिर सियासत से ताकत। ये जो इर्तकाज है पैसे का और ताकत का, वो उसकी बदसूरत तरीन शक्ल यहाँ पे देखी गई है। मैं समझता हूँ कि जमहूरियत ये नहीं होती, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट है, पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस है, लोगों के हकूक, लोगों को जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए होती है। ये नहीं है कि आप इतने पैसे लूट लें, इतने पैसे लूट देंगे दोबारा लोगों पे वही लगाएं। मतलब यहाँ पे आप कह लें कि 32,000 बंदे को 2,500 का इन्होंने बना दिया, 2,000 का बना दिया, 2,000। मतलब यहाँ पे ये भी एक इंसानों की तौहीन हुई बड़े लार्ज स्केल पे कि हर बंदा 2,000 का। तो ये जो आप कह लें कि इसको अगर कोई फतह कहता है तो मुझे उसकी अकल पे, उसकी आप कह लें सोच पे, उसके नजरियात पे अफसोस होता है कि ये फतह है, ये रिवाइवल है, ये आप कह लें कि ये एक जश्न वाली बात है। इसमें आप कह लें कि देखें, लेकिन मेरी बात से जमशेद चीमा साहब, सॉरी टू कट यू इन, मेरी बात से आप एग्री करते हैं कि लोकल गवर्नमेंट पोल्स में असल मुकाबला फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और नून लीग का ही होगा, राइट? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा इनको कैंडिडेट नहीं मिलेगा, पीपल्स पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिलेगा। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं ये छोटी बात तो कर ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं इनको कैंडिडेट नहीं मिलेगा। 3 महीने बाद इलेक्शन है, 3 महीने बाद इनको कैंडिडेट नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूं सुबह आ जाए, गिल का घर वीरान पड़ा है, तो ठीक है, वहां मुस्लिम लीग नून के दफ्तर में कोई ना कोई बंदे होंगे, हमारे दफ्तर में भी ढेर लगा होगा। इनका सुबह भी इलेक्शन अगर देखेंगे तो हाल ही होगा। और फिर देखें रिसेंटली जितने भी इलेक्शन हुए पंजाब में, बल्दिया क्या नाम है, जिमनी इलेक्शन में किसने कितने वोट लिए हैं, कितने वोट लिए हैं। फिर लाहौर में जो इलेक्शन पिछला हुआ है 2018 का, किसने कितने वोट लिए हैं। मतलब किसी ने 1200, किसी ने 1300, किसी ने 719, किसी ने 4000। ये गेल ने शायद सबसे 5,500 लिए थे। अगर इस बार पीटीआई इलेक्शन लड़ रहे थे तो गेल का भी वही 2000 से नीचे वोट होते। अब अगले चूंकि अभी रिसेंटली ताजा पैसे खर्च किए, मैं आपको एक बात इस वक्त टाइम भी नोट कर लें, डेट भी नोट कर लें। अगले इलेक्शन में जो 2023 का है, गेल के वोट 5,500 से कम होंगे, 5,500 से वोट कम होंगे। यहां बैठ के कोई भी शर्त आप मेरे साथ लगा लें। और दूसरी बात ये कि मार्च में इनको कैंडिडेट नहीं मिलेगा यहां पे यूनियन काउंसिल में खड़ा करने को, इनका वोट है ही नहीं। चलें, इसका जवाब बैरिस्टर आमिर हसन साहब देंगे। बदतरीन एग्जाम्पल है, खरीदो फरोख्त की बदतरीन एग्जाम्पल है। जमहूरियत के मुंह पे इन्होंने कालक मल दी है। ये एक बड़ा ही अजीब हरकत है। मैं समझता हूँ कि जमहूरी लोगों को ये ठीक है। चलें, इसका जवाब बैरिस्टर आमिर हसन साहब से लेते हैं। वाली बात को खेलदास कोस्तानी साहब, क्या कहना चाहेंगे? आपने बैरिस्टर आमिर हसन साहब की बात भी सुनी और जमशेद चीमा साहब की। देखिए, पहली बात मैं एक ये एतराफ करता हूं कि हमारी लीडरशिप को चाहिए कि पीपल्स पार्टी को सिंध में हमें टारगेट करना चाहिए। हमने काफी पासदारी कर ली COD की, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। हमारी लीडरशिप आज तक उनके साथ खड़ी है। हाँ। मगर उसका मतलब हरगिज नहीं है कि हम ये ना भुट्टो वाली पार्टी है, ना शहीद मोहतरमा वाली पार्टी। ये आसिफ जरदारी की पार्टी की शक्ल में आज मौजूद है, जिसने बलूचिस्तान में हमारी चलती हुई हुकूमत को रातों रात गिरा दिया, जहां पे उनका एक वोट भी नहीं था। उसके बाद सेनेट में इन्होंने हमें 2 दफा धोखा दिया और फिर अपोजिशन लीडर इन्होंने बना लिया। और PDM को किस तरह इन्होंने कराची की सीट हासिल करने के लिए PDM को पीठ में छुरा मारा। तो ये है आज की पीपल्स पार्टी। तो हमें ये जो कह रहे हैं ना पीपल्स पार्टी रिवाइज हो गई है। मैं आपको गरीदा बताऊं, मैंने जनरल इलेक्शन में भी इलेक्शन लड़ा था पीपल्स पार्टी के इलेक्शन के खिलाफ, कैंडिडेट के खिलाफ जामशोरों में NH 233 पे। तो मैंने भी 5,500 वोट दिए थे। मेरी लीडरशिप मुझे कोई पैसा नहीं दे। मेरी लीडरशिप सिर्फ सिंध में आ जाए, मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, और वो जिस तरह इन्होंने आके लाहौर में बैठ के इलेक्शन लड़ा है, तो मैं कहता हूं मैं भी 50,000 वोट उठा लूंगा। मैं भी इलेक्शन सिंध में भी हम ये पोजीशन बना सकते हैं। तो हमारी लीडरशिप को ये करना पड़ेगा, क्योंकि हम इनको इस तरह अगर पीपल्स पार्टी की जो भी ये तनकीद करते हैं, मगर हम कहते हैं, हमारी लीडरशिप कहती है कि नहीं, हमें इनको जवाब नहीं देना है, ना हमारा टारगेट है। तो बात ये है कि हमने बहुत कुछ, हमारा वर्कर आज कहता है कि हम क्यों नहीं इनके पीपल्स पार्टी के सिंध में भी हमें इसी तरह देना चाहिए। हमारी जीती हुई सीट इन्होंने चुराई, और ये प्लान B है। A इमरान खान था, B पीपल्स पार्टी थी। सिंध में आपने देखा किस तरह इनकी सिलेक्शन हुई। सिंध में 2018 में इनको इलेक्शन हुकूमत दी गई, और आज भी ये तैयारी कर रहे हैं ये भी लाडला बनने के लिए। और लाडले हैं ये कोई ढकी छुपी चीज नहीं है। ये आज भी इक्तदार में है। सिंध का इक्तदार इनको दिया हुआ है। आप सिंध की इनकी गवर्नेंस देख लें। सिंध में इनका जो
काम किया है। आप सिंध की किसी भी, मैं सिंध का बासी हूँ, मुझे पता है इन्होंने क्या काम किए। कोई इनकी पॉपुलरिटी नहीं बची है, ना इनका वोट बैंक है। ये सिर्फ ताकत एक नोट की है, दूसरा इनके जो पीछे से इनको सपोर्ट होती रही है, उस वजह से ये सिंध में भी जीतते हैं। इसी तरह सेनेट के अपोजिशन लीडर भी बन जाते हैं। इसी तरह हमारे 64 में से 55 भी मेंबर हो जाते हैं। तो ये सूरत हाल है। और इस सूरत हाल में हम देखो अपने बयानी पे नवाज शरीफ साहब एक अपने जो मौक़िफ़ है उस पे खड़े हैं। ये मैं समझता हूँ बतौर पाकिस्तानी, बतौर एक मुस्लिम लीग कारकुन, हम दुरुस्त सिमत में खड़े हुए हैं। हमें नहीं कोई कंप्रोमाइज करना चाहिए। हमें अवाम के पास जाना है, हमें अवाम को जगाना है, हमें अवाम से वोट लेना है। हम उस ताकत से ये अवाम के पास जाने वाली जो आपने बात की है ना, तो पीडीएम ने आखिरकार अपने लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट तो कर दी है, लेकिन उसको महंगाई मार्च का नाम दे दिया है। और इस्तीफे अभी भी पीडीएम की तरफ से कोई वजाहत नहीं है कि इस्तीफे देने हैं कि नहीं देने, कब देने हैं, वो अभी तक कंफ्यूजन बरकरार है। इस पे जरा सवालात करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। खेलदास कोहिस्तानी साहब, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं खेलदास कोहिस्तानी साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब और बैरिस्टर आमिर हसन साहब। बैरिस्टर आमिर साहब, क्विकली मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, देन आई वुड मूव टू जमशेद इकबाल चीमा साहब कि ये सिर्फ वन ऑफ इंसिडेंट्स हैं आपके पंजाब में, खास तौर पे आपका वोट ले लेना, बहुत ज्यादा वोट ले लेना, या फिर आप लोग बल्दियाती इलेक्शन में भी कोई इस किस्म की कारकर्दगी दिखा सकते हैं जो कि आगे ट्रांसलेट हो सकता है फिर जनरल इलेक्शंस में? देखिए, अगर ये वन ऑफ होता तो फिर ये 249 के बाद लाहौर में इसकी रेपिटेशन ना होती। देखिए, असल में जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ जो बार बार इन चीजों को नहीं समझा जा रहा, आपने मुझे कहा, देखिए लोगों के बुनियादी मसाइल, उनका 2 वक्त की रोटी होता है, उनका रोजगार होता है। पहले जब हमारी 2013 में जो, जैसे आपने कहा कि हम वाइप आउट हुए, उस वक्त इशू ये था कि अभी लोग समझते थे कि ये ऑप्शंस बेहतर हैं। फिर उन्होंने 5 साल मियाँ साहब का दौर देखा और मियाँ साहब के दौर में पता चला कि ये सरमायादारों का दौर होता है। और अब ये जो साहब 22 साल भाषण सुनाते थे और जमीन आसमान के तलाबे मिलाते थे, उनका 3.5 साल का दौर देख के लोगों ने बदतरीन गुर्बत, बदतरीन महंगाई, बदतरीन बेरोजगारी, बदतरीन करप्शन देखी है। अब किसी बंदे को नौकरी नहीं मिली, किसी बंदे को, आज लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल है, अद्वियात लेना मुश्किल है। अब 3 हुकूमतों को लोगों ने कंपैरिजन किया है। उस कंपैरिजन में लोगों को समझ आती है कि पीपल्स पार्टी रोजगार भी देती है, तनख्वाहों में 150% इजाफा भी करती है, पेंशन में 175% इजाफा भी करती है, किसान को मजबूत करती है, मजदूर की कम से कम उजरत बढ़ाती है। तो वो गरीब की पार्टी है, अक्सरियत की पार्टी है। तो अब क्यों ना लोग वापस आए? लोगों को जो धोखा देना था वो धोखा खत्म हुआ। अब लाडलों का दौर खत्म हुआ। अब अवाम के लाडले राज करेंगे, वो कायदे अवाम हो या जमहूरियत हो। और अभी मुझे खेलदास साहब ने कहा था कि अपनी बरसियों पे धमाल डालते हैं। अरे भाई, धमाल बरसियों पे ही डाले जाते हैं, लेकिन जरूरी हो कि वो किसी शहीद की बरसी हो। भगोड़ों की बरसियों पे ना धमाल डाले जाते हैं और ना दुआएं मगफिरत होती है, जो अपने मुल्क में दफन होना पसंद नहीं करते। चलें लोग भूल जाया करते। चलें, अब चूंकि पीपल्स पार्टी इस वक्त बड़ी एनर्जेटिक है, बड़ी एग्रेसिव हुई है, अभी ताजा उन्होंने बहुत ज्यादा वोट हासिल की है, तो ठीक है बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आप जितनी तीरंदाजी कर लें खेलदास साहब पे उसका जवाब देंगे। बट जमशेद इकबाल चीमा साहब, एक चीज तो बार बार मुस्लिम लीग नून की जीत से वाज़ेह हो रही है कि बावजूद इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया है कि जो नून लीग की सियासत खत्म हो गई है, नवाज शरीफ बाहर हैं तो सियासत यहाँ पे खत्म हो गई है, उनके बयानिए के साथ कोई नहीं है, बावजूद इसके कि टर्न आउट कम रहा जिसकी वजह से वोट भी कम मिले हैं, बट मुस्लिम लीग नून अपना ग्राउंड जो है सस्टेन करके बैठी है अभी भी पंजाब में। जमशेद चीमा साहब, तो ये लोकल गवर्नमेंट के लिए तो एक खतरा हो सकता है ना बीटीआई के लिए? नहीं, हमने कभी भी नहीं कहा कि नून लीग की सियासत खत्म हो गई है, बिल्कुल ऐसा नहीं कहा, कभी भी किसी ने भी नहीं कहा। नून लीग सर, आपके सारे विफाक में बैठे हुए सब लोग, वजीर आजम साहब खुद कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की सियासत अब खत्म हो गई, ये वापस नहीं आएंगे। नहीं, मैं वो जो चले गए हैं उनकी तो खत्म हो गई है, ये ठीक है। मैं मुस्लिम लीग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि जो चले गए हैं उनकी खत्म हो गई है। इस बात में किसी को शक नहीं होना चाहिए। मरियम बीबी की या नवाज शरीफ की सियासत तो नहीं है, बाकी मुस्लिम लीग की सियासत। लेकिन फिर वोट किस पे पड़े हैं? फिर NA 133 कैसे जीता है नून लीग ने? किसके नाम पे जीता है? अच्छा, इसमें
میں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ووٹ آپ کہہ لیں کہ اس میں جو ہوا ہے کہ یہاں 3 پارٹیاں تھیں، ہم انفارچونیٹلی اس میں ٹیکنیکلی آؤٹ ہو گئے، تو اس وقت یہاں پہ یو کین سے کہ کسی کے لیے بھی کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کا ووٹ ہے آدھا ہو گیا، آدھا ووٹ ہوا، اور یو کین سے کہ پیپلز پارٹی نے ایک بدصورتی کریٹ کر دی کہ یہاں کو 50-60 کروڑ روپیہ خرچ کر کے ووٹ خریدے۔ اچھا، اور پھر اگلی بات کہ مسلم لیگ نون جو بات کر رہی تھی، مسلم لیگ نون بات کر رہی تھی کہ ہم نے یہاں خدمت کی ہے، ہمارا حلقہ ہے۔ مسلم لیگ نون نے بھی اس ووٹوں کی خرید و فروخت کو ریئیکٹ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، کہ دیکھیں 99,000 ووٹ اور 5,000 ووٹ، 5,500 ووٹ، 5,500 ووٹ اور 90,000 ووٹ کا مقابلہ نہیں ہوتا، لہذا انہیں جو وہ بھی ووٹوں کی خرید و فروخت میں ملوث ہوئے ہیں، میں سمجھتا نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ ایک بڑا غلط ہوا۔ دوسری بات آپ نے پوچھا کہ یہ ون ٹائم کی یہ ایک ٹرانزیکشن ہے یا یہ چلے گی؟ یہ ون ٹائم کی ٹرانزیکشن ہے، میں لمبی بات نہیں کر رہا کہ 2023 کے الیکشن میں کیا ہوگا، میں بات کر رہا ہوں آپ نے بار بار بلدیاتی الیکشن کی بات کی ہے، بلدیاتی الیکشن میں مقابلہ 1 to 1 نہیں ہوگا، پی ٹی آئی کا اور نون لیگ کا ہوگا مقابلہ، اس میں پیپلز پارٹی کے پاس NA 133 میں بھی کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے، اور آج کل کا دن گزر گیا، 32,000 ووٹ لیے، آج اگر دیکھیں گے یہ صبح آ جائیں آپ گل صاحب کا گھر دیکھ لیں، آج ویران ہوگا، کوئی 2-4 کروڑ روپیہ بچ گیا ہوگا، ان کو جو زرداری صاحب نے بھیجا تھا وہ بچت ہو گئی ان کی، چلو اچھا ہو گیا، چند دن ہارے ہو جائیں گے، باقی اس میں کچھ بھی نہیں تھا، یہ ایک بدصورتی تھی، یہ جمہوریت کے نام پہ تھی کہ یہاں پہ سیاست سے پیسہ، پیسے سے سیاست اور سیاست سے پیسہ، یا طاقت سے سیاست اور پھر سیاست سے طاقت، یہ جو ارتکاز ہے پیسے کا اور طاقت کا، وہ اس کی بدصورت ترین شکل یہاں پہ دیکھی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت یہ نہیں ہوتی، پارٹیسپیٹو مینجمنٹ ہے، پارٹیسپیٹو گورننس ہے، لوگوں کے حقوق، لوگوں کو زندگی میں بہتری لانے کے لیے ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اتنے پیسے لوٹ لیں، اتنے پیسے لوٹ دیں گے دوبارہ لوگوں پہ وہی لگائیں، مطلب یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ 32,000 بندے کو 2,500 کا انعام بنا دیا، 2,000 کا بنا دیا، 2,000، مطلب یہاں پہ یہ بھی ایک انسانوں کی توہین ہوئی بڑے لارج اسکیل پہ کہ ہر بندہ 2,000 کا، تو یہ جو آپ کہہ لیں کہ اس کو اگر کوئی فتح کہتا ہے تو مجھے اس کی عقل پہ، اس کی آپ کہہ لیں سوچ پہ، اس کے نظریات پہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ فتح ہے، یہ ریوائول ہے، یہ آپ کہہ لیں کہ یہ ایک جشن والی بات ہے، اس میں آپ کہہ لیں کہ دیکھیں، لیکن میری بات سے جمشید چیمہ صاحب، سوری ٹو کٹ یو ان، میری بات سے آپ ایگری کرتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ پولز میں اصل مقابلہ پھر پاکستان تحریک انصاف کا اور نون لیگ کا ہی ہوگا، رائٹ؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ان کو کینڈیڈیٹ نہیں ملے گا، پیپلز پارٹی کو کینڈیڈیٹ نہیں ملے گا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ چھوٹی بات تو کر ہی نہیں رہا، میں کہہ رہا ہوں ان کو کینڈیڈیٹ نہیں ملے گا، 3 مہینے بعد الیکشن ہے، 3 مہینے بعد ان کو کینڈیڈیٹ نہیں ملے گا، میں کہہ رہا ہوں صبح آ جائیں، گل کا گھر ویران پڑا ہے، ٹھیک ہے، وہاں مسلم لیگ نون کے دفتر میں کوئی نہ کوئی بندے ہوں گے، ہمارے دفتر میں بھی ڈھیر لگا ہوگا، ان کا صبح بھی الیکشن اگر دیکھیں گے تو حل ہی ہوگا، اور پھر دیکھیں ریسنٹلی جتنے بھی الیکشن ہوئے پنجاب میں، بلدیات کیا نام ہے، ضمنی الیکشن میں کس نے کتنے ووٹ لیے ہیں، کتنے ووٹ لیے ہیں، پھر لاہور میں جو الیکشن پچھلا ہوا ہے 2018 کا، کتنے ووٹ لیے ہیں، مطلب کسی نے 1200، کسی نے 1300، کسی نے 719، کسی نے 4000، یہ گیل نے شاید سب سے 5,500 لیے تھے، اگر اس بار پی ٹی آئی الیکشن لڑ رہے تھے تو گیل کا بھی وہی 2,000 سے نیچے ووٹ ہوتے، اب اگلے چونکہ ابھی ریسنٹلی تازہ پیسے خرچ کیے، میں آپ کو ایک بات اس وقت ٹائم بھی نوٹ کر لیں، ڈیٹ بھی نوٹ کر لیں، اگلے الیکشن میں جو 2023 کا ہے، گیل کے ووٹ 5,500 سے کم ہوں گے، 5,500 سے ووٹ کم ہوں گے، یہاں بیٹھ کے کوئی بھی شرط آپ میرے ساتھ لگا لیں، اور دوسری بات یہ کہ مارچ میں ان کو کینڈیڈیٹ نہیں ملے گا یہاں پہ یونین کونسل میں کھڑا کرنے کو، ان کا ووٹ ہے ہی نہیں۔ چلیں اس کا جواب بیرسٹر عامر حسن صاحب دیں گے۔ بدترین ایگزامپل ہے، خرید و فروخت کی بدترین ایگزامپل ہے، جمہوریت کے منہ پہ انہوں نے کالک مل دی ہے، یہ ایک بڑا ہی عجیب حرکت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری لوگوں کو یہ ٹھیک ہے، چلیں اس کا جواب بیرسٹر عامر حسن صاحب سے لیتے ہیں۔ والی بات کو کھیل داس کوستانی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے بیرسٹر عامر حسن صاحب کی بات بھی سنی اور جمشید چیمہ صاحب کی۔ دیکھیں، پہلی بات میں ایک یہ اعتراف کرتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ کو چاہیے کہ پیپلز پارٹی کو سندھ میں ہمیں ٹارگیٹ کرنا چاہیے، ہم نے کافی پاسداری کر دی COD کی، جو چارٹر آف ڈیموکریسی، ہماری لیڈرشپ آج تک ان کے ساتھ کھڑی ہے، مگر اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم یہ نہ بھٹو والی پارٹی ہے، نہ شہید محترمہ والی پارٹی، یہ آصف زرداری کی پارٹی کی شکل میں آج موجود ہے، جس نے بلوچستان میں ہماری چلتی ہوئی حکومت کو راتوں رات گرا دیا، جہاں پہ ان کا ایک ووٹ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد سینٹ میں انہوں نے ہمیں 2 دفعہ دھوکہ دیا، اور پھر اپوزیشن لیڈر انہوں نے بنا لیا، اور PDM کو کس طرح انہوں نے کراچی کی سیٹ حاصل کرنے کے لیے PDM کو پیچھ میں چھڑا مارا۔ تو یہ ہے آج کی پیپلز پارٹی۔ تو ہمیں یہ جو کہہ رہے ہیں نا پیپلز پارٹی ریوائز ہو گئی ہے،
मैं आपको गरीदा बताऊं, मैंने जनरल इलेक्शन में भी इलेक्शन लड़ा था पीपल्स पार्टी के इलेक्शन के खिलाफ, कैंडिडेट के खिलाफ जामशोरों में NH 233 पे, तो मैंने भी 5,500 वोट दिए थे। मेरी लीडरशिप मुझे कोई पैसा नहीं दे, मेरी लीडरशिप सिर्फ सिंध में आ जाए, मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, और वो जिस तरह इन्होंने आके कराची लाहौर में बैठ के इलेक्शन लड़ा है, तो मैं कहता हूँ मैं भी 50,000 वोट उठा लूंगा, मैं भी इलेक्शन सिंध में भी हम ये पोजीशन बना सकते हैं। तो हमारी लीडरशिप को ये करना पड़ेगा, क्योंकि हम इनको इस तरह अगर पीपल्स पार्टी की जो भी ये तनकीद करते हैं, मगर हम कहते हैं, हमारी लीडरशिप कहती है कि नहीं, हमें इनको जवाब नहीं देना है, ना हमारा टारगेट है। तो बात ये है कि हमने बहुत कुछ, हमारा वर्कर आज कहता है कि हम क्यों नहीं इनके पीपल्स पार्टी के सिंध में भी हमें इसी तरह देना चाहिए। हमारी जीती हुई सीट इन्होंने चुराई, और ये प्लान बी है। ए इमरान खान था, बी पीपल्स पार्टी थी। सिंध में आपने देखा किस तरह इनकी सिलेक्शन हुई, सिंध में 2018 में इनको इलेक्शन हुकूमत दी गई, और आज भी ये तैयारी कर रहे हैं ये भी लाडला बनने के लिए, और लाडले हैं ये कोई ढकी छुपी चीज नहीं है, ये आज भी इक्तदार में है। सिंध का इक्तदार इनको दिया हुआ है। आप सिंध की इनकी गवर्नेंस देख लें, सिंध में इनका जो काम किया है, आप सिंध की किसी भी, मैं सिंध का बासी हूँ, मुझे पता है इन्होंने क्या काम किए। कोई इनकी पॉपुलरिटी नहीं बची है, ना इनका वोट बैंक है, ये सिर्फ ताकत एक नोट की है, दूसरा इनके जो पीछे से इनको सपोर्ट होती रही है, उस वजह से ये सिंध में भी जीतते हैं। इसी तरह सेनेट के अपोजिशन लीडर भी बन जाते हैं, इसी तरह हमारे 64 में से 55 भी मेंबर हो जाते हैं। तो ये सूरत हाल है, और इस सूरत हाल में हम देखो अपने बयानी पे नवाज शरीफ साहब एक अपने जो मौक़िफ़ है उस पे खड़े हैं। ये मैं समझता हूँ बतौर पाकिस्तानी, बतौर एक मुस्लिम लीग कारकुन, हम दुरुस्त सिमत में खड़े हुए हैं। हमें नहीं कोई कंप्रोमाइज करना चाहिए, हमें अवाम के पास जाना है, हमें अवाम को जगाना है, हमें अवाम से वोट लेना है। हम उस ताकत से अवाम के पास जाने वाली जो आपने बात की है ना, तो PDM ने आखिरकार अपने लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट तो कर दी है, लेकिन उसको महंगाई मार्च का नाम दे दिया है, और इस्तीफे अभी भी PDM की तरफ से कोई वजाहत नहीं है कि इस्तीफे देने हैं कि नहीं देने, कब देने हैं, वो अभी तक कंफ्यूजन बरकरार है। इस पे जरा सवालात करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। खेलदास कोहिस्तानी साहब, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब, खेलदास कोहिस्तानी साहब और बैरिस्टर आमिर हसन साहब। आमिर हसन साहब, क्विकली मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। खेलदास साहब कह रहे हैं कि जी प्लान ए इमरान खान साहब थे एस्टैब्लिशमेंट के, प्लान बी आप लोग हैं, पीपल्स पार्टी है, बिलावल भुट्टो साहब हैं। तो क्या अगर आप प्लान बी हैं तो इसको गलत साबित करने के लिए आप लोग जो PDM का लॉन्ग मार्च अनाउंस हुआ है, महंगाई मार्च, इसका साथ देंगे 23 मार्च के लिए? देखिए, हम तो PDM का हिस्सा नहीं है, और इन्होंने लॉन्ग मार्च कहा था। लॉन्ग मार्च मशरूतियों ने किया था इस्तीफों के साथ, तो अब ये पहले इस्तीफे देना फिर लॉन्ग मार्च भी करने, इसी के लिए इन्होंने इत्तेहाद को तोड़ा। और दूसरी बात ये है, देखें मेरे दोनों साथियों ने पहले जो PTI के हमारे दोस्त हैं, उन्होंने तो पूरा तोता पाल निकालना शुरू कर दिया कि मेरे से लिखवा लें, वोट इतने होंगे, उसके घर में चले जाएं, ऐसे होगा। ये काम शेख रशीद वाला है, तोता पाल वाला है। वैसे भी जब बंदा सियासत से फारिग हो जाए, उससे फॉर्म फिल ना करना आता हो, तो फिर उसका काम है तोता पाल निकाले करे, और यही वो निकालेंगे। ये हमें कह रहे हैं जो लोग अपने ज़मीर बेच के किसी के तलवे चाट के इक़्तिदार में आए हैं, शुजात पाशा ने इन्हें कंधों पे चढ़ाया है, ये सारी दुनिया जानती है। इधर बैठ के ये हमें भाषण इखलाकियात का देते हैं, हद इखलाक लोग बैठते हैं और इखलाकियात पे लेक्चर भी देते हैं। हम ये बड़ा हैरान होते हैं यहाँ पे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर चोर मचाए शोर, सबको डाकू कहता है, और उसने इस मुल्क की सबसे करप्ट हुकूमत दी है, उसके मामलीन ने खसूसी इस मुल्क को लूट के भाग रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इन्हें पता चल जाएगा, इन्हें ताकत का पता है। और ये आज ये कह रहे हैं ना कि घर पे हमारे कैंडिडेट के लोग नहीं होंगे, आज भी हमने, आपका मीडिया दिखा रहा है, 5-7 हज़ार बंदों का इज्तिमा किया है, और ये सोए पड़े हैं। अभी ये कह रहे हैं कि घर में कोई, आपका मीडिया दिखा रहा है, अभी आप क्लिप्स देख लीजिएगा कि कैसे लोग हमारे मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल से छोड़ दें, ये तो तहलील होने वाले हैं इनके झूठे। ये तो भागे इसलिए हैं कि इन्हें कोई अवाम इनका जो हाल करेगी। आप देख लीजिएगा जब भी इलेक्शन होते हैं कि ये कैंपेन कैसे करेंगे।
اور ان کی مسلسل شکست بتا رہی ہے. اچھا تو مجھے کوئکلی بتا دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جوائن نہیں کرے گی پی ڈی ایم کے لانگ مارچ مہنگائی مارچ کو، رائٹ؟ ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں. ہاں ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں اور یہ پی ڈی ایم نے اناؤنسمنٹ کی ہے ہمارے سے کنسلٹ کیے بغیر. تو جب ہم سے کوئی کنسلٹیشن ہوگی ہم دیکھیں گے. ہم اس حکومت کے خلاف تحریک میں ہیں. اور جہاں تک کھیل داس صاحب نے اتنی باتیں کر دی نا، ان کا رونا تھا، وہ رو رہے تھے. انہوں نے بد دعائیں دینا شروع کر دی اور رونا اپنی قیادت کو کہنا شروع کر دیا میرے پہ بھی پیسے لگاؤ، میں بھی جیت جاؤں گا، میرے پہ پیسے کوئی نہیں لگتے، میں یتیم ہوں. بھائی آپ کی قیادت، آپ کا 50% ووٹ کم ہوا ہے، یہ قیادت کی تو کرتوتیں ہیں. آپ قیادت کو کہیں واپس آئیں. آپ ابھی باتیں کہیں. اچھا عامر صاحب آپ کے اسکائپ کنیکشن میں پرابلم ہے، سگنلز کافی ویک ہیں تو بار بار وہ ایک منٹ خریدا صاحبہ مجھے بات کرنے، مجھے بات، وہ کہتا ہے، لیڈر کہتا ہے کہ مائی لارڈ شپس مجھے پھانسی دے دیں لیکن میں معافی نہیں مانگوں گا. اور ادھر یہ ہے 75 سال کی عمر میں بھاگ جاتے ہیں. آپ کے طلال چودھری نے کل جو زبان استعمال کی ہے اتنی گندی اور بیہودہ آپ کی تربیت میں ہوتی ہے، جنہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی کردار کشی کی تھی. ہم سے صبر کے دامن مت چھڑوائیں. ہم آپ کا سیاسی میدان میں مقابلہ کرتے ہیں اور روتے کیوں ہیں؟ آپ کے لیڈر اسی حلقے میں رہتے ہیں اور آپ کے 50% ووٹ کم ہوئے ہیں. آپ انہیں جام چوروں بلا رہے ہیں. جام چوروں میں انہیں جانتا کوئی نہیں. تو کھیل داس صاحب یہ آپ کو اپنی کھیل کرنی، نہیں تو آ جائیں پیپلز پارٹی کا حصہ بنے. آپ کو کوئی وہاں سے ہم کوئی سیٹ بھی دے دیں گے. روتے کیوں ہیں کہ قیادت آ جائے ہمارے پہ ہاتھ رکھے ہم بھی ایسے کر دیں گے. چلیں لگے ہاتھوں آپ نے کھیل داس صاحب کو پیپلز پارٹی جوائن کرنے کی دعوت بھی دے دی ہے. اس کا جواب کھیل داس صاحب سے لیتے ہیں لیکن کوئکلی پروگرام کا ٹائم چونکہ ختم ہو رہا ہے. فریدہ صاحب جو بھاگ جائے، اچھا ٹائم چونکہ قیادت تو بھاگ جاتی ہے بھائی. ٹائم چونکہ ختم ہو رہا ہے پروگرام کا. اور بیرسٹر عامر صاحب آپ کے اسکائپ میں بھی پرابلم ہے، سگنلز کافی ویک ہے. جمشید چیمہ صاحب پی ڈی ایم نے اپنے مہنگائی مارچ کا لانگ مارچ کا اعلان کر دیا اگلے سال 23 مارچ کو. خطرہ ہے حکومت کو؟ فائنلی ڈیٹ تو آ گئی ہے لانگ مارچ کی. پی ڈی ایم نے جو احتجاج کی آپ کا لیں کہ فرنچائزی ہے یا ٹھیکہ ہے یا ایک رینٹ پہ دیا ہوا ہے، وہ تو میاں مولانا فضل الرحمان کو دیا ہوا ہے. شہباز شریف صاحب اگر فضل الرحمان صاحب لاہور سے لانگ مارچ لے کے چلیں تو یہاں میں بھی شامل نہیں ہوتے. پشاور میں اکیلے کھڑے تھے وہ. اور شہباز شریف صاحب اور مریم بی بی یا نواز شریف صاحب ایک پیج پہ نہیں ہے. سو جو احتجاج ہے یا لانگ مارچ ہے یا کمیٹیڈ ٹو دا یو کین سے کہ ٹاپل کرنا گورنمنٹ کو، یہ ایک بہت مطلب ایکسٹرا آرڈنری پاور یا ایکسٹرا آرڈنری آپ کا کوئی یو کین سے کہ ہو آپ کے پاس کوئی ایشو ہو، جس طرح پاناما کا ایشو آیا، کرپشن کا بہت بڑا ایشو آیا تھا. ادروائز یہ نہیں ہوتا. تو سو فضل الرحمان صاحب کو آپ ڈفرینٹ گنیں اور نواز شریف صاحب کو ڈفرینٹ گنیں، اور جو شہباز شریف صاحب اور ان کے الائز ہیں وہ ڈفرینٹ لوگ ہیں. وہ تو سسٹم کے ساتھ ہیں، وہ تو کہیں سے پوچھ کے چلیں گے. تو فضل الرحمان صاحب کو انہیں ٹھک ٹھک کے لیے رکھا ہوا ہے، چھوٹی موٹی آپ کہہ لیں کہ ایک خبریں بنتی رہیں، خبریت بنتی رہے. آج بھی دیکھیں نا ایک ٹاک شو میں بات ہو رہی ہے، تو ٹاک شو میں بات لانے کے لیے فضل الرحمان صاحب کو رکھا ہوا ہے یا میٹنگ ہو جاتی ہے. ادروائز یہ نہیں ہے کوئی آپ کہہ لیں آپ لاہور میں بیٹھے ہوں اور آپ 4 مہینے کی ڈیٹ دے دیں گے، 4 مہینے بعد ہم لانگ مارچ کریں گے. جو بندہ 4 مہینے کی ڈیٹ دے رہا ہے ہمیں اس سے کیا خطرہ ہے؟ کوئی خطرہ نہیں ہمیں اس سے. ٹھیک ہے کھیل داس کوستانی صاحب کوئکلی، ایک تو بیرسٹر عامر حسن صاحب نے آپ کو پیپلز پارٹی جوائن کرنے کی دعوت دے دی ہے کہ جی ہم آپ پہ لگاتے ہیں اور آپ کو سیٹ کوئی نہ کوئی دلوا دیں گے، اس کا جواب دیں. اور دوسرا آپ لوگوں نے لانگ مارچ کا اناؤنسمنٹ تو کر دیا، بٹ 23 مارچ کیوں؟ یہ تو یوم پاکستان کی ڈیٹ ہے، یہ تو پاکستان کا ایک غیر متنازع تاریخ ہے، اس پہ آپ لوگ کیوں رکھنا چاہ رہے ہیں لانگ مارچ؟ اور دوسرا آپ لوگ استعفے کیوں نہیں دے رہے؟ آپ نے پیپلز پارٹی کو اسی لیے شو کاز دیا تھا کہ جی لانگ مارچ کے استعفے نہیں دے رہے وہ ساتھ، تو اب آپ لوگ استعفے کیوں نہیں دے رہے نون لیگ والے؟ گریدہ دیکھیں میرا تعلق سندھ سے ہے. میں نے جب میں 2012 میں پولیٹکس میں آیا ہوں، میرے پاس چوائس تھی پیپلز پارٹی، مگر مجھے پتا ہے کہ اس پیپلز پارٹی نے سندھ کے ساتھ کیا کیا ہے. ملک کی تو بات چھوڑے، سندھ جو ان کا صوبہ ہے، بیس ہے، ان کی جو بیڈ گورننس انہوں نے تباہی کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت ملک میں، اس وقت بھی میں نے سوچا کہ یہ ملک میں ایک ہی لیڈر ہے، وہ ہے نواز شریف. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان کے دکھوں کے درمان ہے تو وہ نواز شریف کے پاس ہے. وہ مسیحا ہے اس ملک کے لیے اور اس کی لیڈر آگے سکتے ہیں. میں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب نے مجھے ایم این اے بنایا، مجھے عزت دی، مجھے مقام دیا ہے. اب رہی بات جو آپ کے سوال کی، دیکھیں ہماری جدوجہد جو ہے، پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے، یہ ایک سیاسی جدوجہد ہے. نہ ہم جتھوں کے، نہ ہم بندوق کے زور پہ آئیں گے، نہ ہم اس طرح کی جو پی ٹی آئی کی طرح دھرنا دیں گے یا اداروں پہ حملہ کریں گے، پی ٹی وی پہ حملہ کریں، پارلیمنٹ. ہم ایک سیاسی جدوجہد سے ہم اس ملک میں
चाहते हैं कि इस मुल्क में अवाम के हाकमियत हो। और आज जो पाकिस्तान की अवाम महंगाई की चक्की में पीस रही है या उस हुकूमत की जो पॉलिसी है, तो अगर हम आज महंगाई के लिए बात नहीं करेंगे, अवाम की बात नहीं करेंगे, आप देखते हैं कभी डॉक्टर आते हैं, कभी उस्ताद आके पार्लियामेंट के सामने, तो ये सारे हम जो भी लोग इस्तीफे क्यों नहीं दे रहे खेलदास साहब, क्विकली बता दें, इस्तीफे क्यों नहीं दे रहे लॉन्ग मार्च से पहले या लॉन्ग मार्च के साथ? मैंने आपको कहा था ना, पीटीएम के पीठ में छुरा पीपल्स पार्टी में घोंपा था, और अगर हम सब उस वक्त इस्तीफा देते तो आज मुल्क की सूरत तो आज दे देना। तो आप लोगों ने पीपल्स पार्टी को इसलिए निकाला था ना कि वो इस्तीफे नहीं दे रही, तो आज तो आप लोग दे दें इस्तीफे। मैं ये कहता हूँ इस तरह हमारी इस्तीफाओं से मौसर नहीं रहेगा, मगर ये हमारी डिस्कशन जारी है। अच्छा, चलें, अगर पीपल्स पार्टी होती है, ये गरीदा मैं बताऊं, जो ये तहरीक है ना, ये तहरीक जिस कुव्वतों के खिलाफ है, जो हम चाहते हैं, जो हमारा बयानिया है कि हम उसमें ये इस तरह की सूरत जरूर पैदा होती है, मगर यही पीटीएम की तहरीक इस मुल्क को भंवर से निकालेगी। अच्छा चलें, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खेलदास कोहिस्तानी साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब, बैरिस्टर आमिर हसन साहब। I'll see you tomorrow इंशाल्लाह इन द प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।